सभी कार्य की शुरुआत ही थोड़ी मुश्किल होती है। छोटी पहली बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, वहाँ पहुँचने के बाद आगे का रास्ता दिख जाएगा। ये पंक्तियाँ फिजिक्स के केस में काफ़ी अहमियत रखती हैं। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पिछला लेक्चर का जो आपको बोर्ड दिख रहा है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। हमने बात की थी आपसे कि कुल मिलाकर के 7 डिफरेंट तरह के सर्किट होते हैं एसी में, जिसमें 3 तो आपको दिख ही रहा है। आर सर्किट दिख रहा है, एल सर्किट दिख रहा है, सी सर्किट दिख रहा है। अब 3 और सर्किट मिल जाएंगे अगर दो को कंबाइन करेंगे तो, और 3 3 6 हो गए। अंतिम 7वां सर्किट जब तीनों को आपस में कंबाइन कर देंगे तो एक तरीका तो यह भी है कि दो को कंबाइन करके अदर सर्किट को भी हम लोग डिस्कस करते जाएं। ऑल्दो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। हम सीधे 7वें सर्किट की तरफ ही बढ़ेंगे। तीनों को एक साथ ज्वाइन करके सीरीज LCR सर्किट का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर वहाँ से अदर 3 सर्किट की जो क्वांटिटीज़ हैं, जो कंसेप्ट है, वो भी हम लोग डेवलप कर लेंगे। इस तरह से 3 अलग सर्किट को हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमारा काम 4 सर्किट को करके टोटल 7 में कन्वर्ट करने का भी हो जाएगा, जो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी गौर फरमाने वाली बात है, बड़ा अहम है, इम्पॉर्टेंट है। आप सबके फेजर डायग्राम को देख लीजिए। ओके, आपका आर सर्किट का फेजर डायग्राम, यहाँ पर एल सर्किट का फेजर डायग्राम, और अंतिम में आपको सी सर्किट का फेजर डायग्राम। क्योंकि आगे चल करके हमको जो एनालिसिस करनी है, आसान एनालिसिस होता है फेजर डायग्राम एनालिसिस, और इसी एनालिसिस से सीरीज LCR सर्किट को भी डील करेंगे, जो हमारे सिलेबस में भी है और यहाँ पर आसान डीलिंग भी है। सीरीज LCR सर्किट में L, C और R को कुछ इस तरह से जोड़ दिया गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं। अगर सीरीज सर्किट है तो आपको मालूम है इन सीरीज सेम करंट will pass through all the components। इसीलिए आप अगर IL लिखते हैं करंट थ्रू इंडक्टर, आप IC लिखते हैं करंट थ्रू कैपेसिटर, या IR लिखते हैं करंट थ्रू रजिस्टर, ये सभी इक्वल होंगे और इसको हम I एज्यूम करके मान लेते हैं। ओके, अभी वोल्टेज की जहाँ तक बात है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर मतलब L की बात करें, ये आपको VL इज इक्वल टू IL इंटू XL। XL मालूम है, ये आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस था, रेजिस्टेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, और ये आप लिख सकते हैं I इंटू XL। अगर हम इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C लिखना चाहें तो हम VC लिखेंगे, और VC इज इक्वल टू IC इंटू XC इज इक्वल टू IXC लिख सकते हैं। सेम पैटर्न पे अगर आप लिखना चाहें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, तो इसको VR इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, IR इंटू XR, लेकिन यहाँ पर XR बेसिकली R होता है और IR I हो गया। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया। अब चलिए अगर हम लिखना चाहें नेट पोटेंशियल डिफरेंस की बात, यहाँ पर तो हमने सप्लाई जो किया है वो E किया है, तो अगर राइट साइड में E लिखें तो इस साइड हमको लगता है कि हम लिख सकते हैं VR प्लस VC या VL प्लस VC, बट ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, इस पे सोचना ज़रूरी है। ओके, ये तब पॉसिबल होता जब सब के सब एक ही फेज में होते। करंट तो आपने सभी को सेम डायरेक्शन में दिखाया है। अगर यहाँ पर हम IL की बात करें, आपका IL दिख रहा है, IC की बात करें, ये भी आपको दिख रहा है और सभी सेम हैं। इसी तरह से अगर IR की बात करें, ओके, ये आपको IR भी दिख गया। अब चलिए VL की बात करें, तो ये पता चला था हम लोग को कि जो इंडक्टर सर्किट होता है उसमें EMF करंट से 90 डिग्री अहेड होता है। तो अगर हमको यहाँ रिप्रेजेंट करना हो VL को,
तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से VC में आपको पता चलेगा और 90 डिग्री लैग करता है और इसीलिए आप VC कुछ ऐसा दिखाएंगे। बट रजिस्टर के थ्रू आपने देखा था कि EMF और करंट सेम फेज में होते हैं और इसीलिए आप इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे किसको, VR को। तो तीनों को दिखा लिया। अब देखिए फेज डिफरेंस है तीनों में, इसीलिए तीनों को डायरेक्ट ऐड नहीं करके हमको कुछ और सोचना होगा। और सोचने के लिए क्या कर सकते, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट को फेजर डायग्राम में रोटेटिंग वेक्टर माना गया है, तो या तो इस सब के ऊपर वेक्टर दे दें, ओके, और नहीं तो फिर कुछ और उपाय कर लें। चलिए अगर हम वेक्टर ही दे करके देखते हैं तो इस तरह से वेक्टर लिखना पड़ेगा और तब अल्टीमेटली आपके पास ये रिजल्ट आएगा फेजर डायग्राम एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। तो अब सबसे पहले वोल्टेज के फेजेज को ला करके एक जगह ज्वाइन करना होगा। देखिए ब्लू कलर से मैंने वोल्टेज के फेजेस दिखाए हैं, इसको ला करके ज्वाइन करने की बात करते हैं। अगर हम मान लें कि जो VR है वो एक एंगल ओमेगा टी पे है, करंट का भी एंगल अगर हम ओमेगा टी ही लें, तो वैसे केस में अगर हम VR को इस डायरेक्शन में दिखाते हैं तो सभी को उतना डायरेक्शन टिल्ट कर दीजिए और टिल्ट करने के बाद से देखिए आपको दिख रहा है VL और VC एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो VL इधर रखेंगे और VC इधर रखेंगे। तो ये तो हो गया जो एक्चुअल बुक में दिखाया हुआ है। यहाँ से भी हमारी एनालिसिस हो सकती है। हम चाहेंगे कि इससे भी आसान करके दिखाएं आपको, और इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमको करना होगा, वो हम कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें। फिलहाल अब एक चीज़ यहाँ पर आप फिर से देखेंगे, 3 सिचुएशन हमारे पास हो सकते हैं। पहला सिचुएशन क्या है कि VL जो है VC के इक्वल है, जो कि यहाँ मैंने दिखाया नहीं है। दूसरा सिचुएशन है VL जो है ग्रेटर है VC से, यहाँ मैंने वो भी नहीं दिखाया है, वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है इसके हिसाब से। और तीसरा सिचुएशन है VL लेस है VC से। मैंने इसी सिचुएशन को दिखा करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। क्यों इस सिचुएशन को लिया है, क्योंकि NCERT बुक इसी को अडॉप्ट करता है और हम लोग NCERT को फॉलो करते हैं। अब यहाँ भी दिख रहा है वो चीज़, बट अब आप अगर ऐसा बोलें कि यहीं से डिस्कशन कर लें, ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डायग्राम इक्वली कन्वीनियंट है, बट थोड़ा सा अगर हम अपना कन्वीनियंट बढ़ा लें, फिजिक्स में अपनी सुविधा का ध्यान हम लोग को अक्सर रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबको थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूँ जैसा वहाँ मैंने दिखाया है, ताकि उसके साथ मेरा डायग्राम मैच करे। और इसी मैचिंग को दिखाने के लिए मैंने सबसे पहले VR को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, जो आपको VR दिख रहा है, ओके। VR और IR सेम डायरेक्शन में होगा, इसकी बात आप मान लेंगे। अब हमको VC की बात करनी, VL की बात करनी है। देखिए इसके साथ 90 डिग्री ये बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपको VL मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको यहाँ से VC दिखाना हो तो VC VL के एग्जैक्टली अपोजिट है और VC एग्जैक्टली अपोजिट है, तो चलो भाई इधर आप ड्रॉ कर लो, ओके वेल बढ़िया। अब हमको यहाँ पर इस डायग्राम की बात ख़त्म हो जाती, इसी डायग्राम से डिस्कशन कर लीजिए। हाँ, हमने माना है कि VR जो ओमेगा टी एंगल पे था वो ओमेगा टी पे ही है। डायग्राम को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर लिया ताकि हमारा डिस्कशन आसान हो। और एक बात और बताएंगे, क्योंकि सभी के करंट सेम डायरेक्शन में है, जिस तरफ आपका VR है उसी तरफ IR या IV है, ओके। तो I के साथ हमको कभी लिखना होगा तो I0 sin ओमेगा टी लिख सकते हैं, जैसा दिख रहा है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन स्टार्ट करें। हमको यहाँ जो दिख रहा है उसके हिसाब से डिस्कशन करना है, उसके हिसाब से सारे क्वांटिटीज़ की बात करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करें, VC और VL। VC और VL आपको एग्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट दिख रहे हैं। तो इस वेक्टर को यहाँ से कट कीजिए और इसके हेड के ऊपर रख करके ड्रॉ कर लीजिए, ओके। ये आपको पूरा VC था और ये आपका VL है।
जब ये वेक्टर का साइज यहाँ से कट हो जाएगा तो वैसे केस में आपको क्या दिखेगा कि रिजल्टेंट इस दोनों का सिर्फ इतना बचेगा। और ये कितना होगा, तो बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं VC माइनस VL। अब आपके पास जो बचा उसकी बात करें, ये ख़त्म हो गया है। ओके, इसकी भी अहमियत अब ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने इसको हटा दिया नीचे ला करके। अब यहाँ से आपके पास जो बचा हुआ है एक VC माइनस VL है और दूसरा VR है। पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा और चलिए इसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम भी हमने ड्रॉ कर लिया और पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद से ये इसका फाइनल फेजर डायग्राम होगा। हमको रिजल्टेंट की बात करनी है तो हम रिजल्टेंट में इसको ला करके स्ट्रेट ज्वाइन कर लेंगे इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। और देखिए ये सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, तो E है। इस तरह से हमको ये वेक्टर वाला पार्ट डिस्कस हो गया। अब आसानी से हम E भी निकाल सकते हैं। E को कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस है कि हम देखें वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेनस है, उसके हिसाब से हम E नेट की बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर E की बात करें, यही कर लेते हैं, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिएगा ध्यान से उस डायग्राम में जो दिख रहा है, उस डायग्राम में दिख रहा है एक तो आपके पास बेस में VR है, तो यहाँ पर VR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में आपको VC माइनस VL का स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर एक रिजल्ट आपको मिल गया। एक और बात इम्पॉर्टेंट है जो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, अगर ये केस भी होता दैट इज VL इज़ ग्रेटर देन VC, तब भी मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि VC माइनस VL का स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर। ओके, तो मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डायग्राम इस तरफ दिखता है आपको, तो अगर सिचुएशन वो आएगा अकॉर्डिंगली फेजर डायग्राम बन जाएगा, उसकी चिंता आप ज़्यादा ना करें। ओके, अब चलिए हम अगर E के तरफ लिखना चाहें तो ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास E आ गया है, VR का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। VR का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो I इंटू R दिख रहा है आपको का स्क्वायर प्लस वहाँ से VC और VL का वैल्यू पुट कर दीजिए। वो जो आएगा I बाहर निकल जाएगा, एक XC माइनस XL का होल स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ से आप I को बाहर निकाल लें तो आपको हो जाएगा ये रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ओके, इसको लिखने में हम कैसे लिखेंगे, तो I इंटू जेड इज इक्वल टू E। जहाँ पर Z क्या है, जहाँ पर Z क्या है, वेर Z इज इक्वल टू E बाय I। E बाय I जो है वो बेसिकली V बाय I मतलब रेजिस्टेंस के जैसा है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इम्पीडेंस। ओके, एक नया टर्म आपके लिए, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। LCR सर्किट, अभी LCR सर्किट की बात करें इसलिए LCR सर्किट जो इक्वल कितने के होगा, तो वहाँ पर आपको दिख गया है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर XL माइनस XC का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको इम्पीडेंस एक नया टर्म निकल गया। जैसे पिछले केसेस में रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया आपने, इंडक्टिव रिएक्टेंस का डिस्कशन किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिस्कशन किया। अल्टीमेटली जब सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में। पहला, उसके बारे में जो इंस्टेंटेनियस EMF है वो पता चल जाए, दूसरा आपको इंस्टेंटेनियस करंट है वो पता चल जाए, और तीसरा उसका जो रेजिस्टेंस है जिसको अभी हम इम्पीडेंस बोलते हैं, दैट इज़ टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन LCR सर्किट इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, वो पता चल जाए। तो अभी तक हमको क्या पता चल गया, इम्पीडेंस पता चल गया। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ अगर हम लिख रहे हैं I इज इक्वल टू, है ना, E बाय जेड, तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू, अगर आपने E बाय I लिखा है तो E तो
डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको ई नॉट पीक वैल्यू लिखें तो वैसे केस में जेड क्या होगा, ई नॉट बाय आई नॉट। ओके, अगर हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं तो वैसे केस में यहाँ क्या होगा, आई एवरेज। और अगर हम यहाँ पर ई आर एम एस लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, आई आर एम एस। जेड आपका इम्पीडेंस है, वो आर एम एस, एवरेज या पिक नहीं होता, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर ईएमएफ और करंट वेरी करते हैं। आप किसी क्वांटिटी को भी उसके कोरस्पॉन्डिंग में डिवाइड कर लीजिए तो आपको इम्पीडेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये बातें आपको इम्पीडेंस के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए डायग्राम से कुछ बात कर लें हम लोग। अगर हमने इस एंगल को फाई एज्यूम किया, एक नया एंगल फाई, ओके, तो वैसे केस में हमारे पास कॉस फाई मिलेगा। ओके, कॉस फाई कितना होगा, तो वहाँ दिख रहा है बेस के जगह पर वी आर है और हाइपोटेनस के जगह पर ई है। आप इसको आई इंटू आर लिखेंगे और हाइपोटेनस जो है वो आई इंटू जेड लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हो गया आर बाय जेड। ऐसे पूरे कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। क्यों पावर फैक्टर कहते हैं, इसका भी डिस्कशन आगे हो जाएगा। ये आपको पावर फैक्टर एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। वेल, बढ़िया। इसके बाद से अगर आप चाहें तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पे साइन फाई का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर साइन फाई निकालेंगे तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स वी सी माइनस वी एल बाय हाइपोटेनस ई। ओके, एक और चीज़ मैंने बताया था, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, वी एल माइनस वी सी भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर मॉडुलस ले लीजिए, क्योंकि साइन तो रेशियो का टर्म आएगा। एनीवे यहाँ से आई को कॉमन ले लेंगे तो वो आपको जो क्वांटिटी मिलेगा वो है मॉडुलस के अंदर एक्स सी माइनस एक्स एल और डिवाइडेड बाय आई जेड। ओके, आई को कैंसिल कर लीजिए तो मॉडुलस एक्स सी माइनस एक्स एल बाय जेड, ये साइन फाई। और अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं, तो आपको टेन फाई भी मिल जाएगा, या वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम टेन फाई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या डायग्राम से भी लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस तो ऊपर एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर, और ये तो मॉडुलस होगा ही। ओके, सो फाइनली आपको ये तीन रेशियो मिल गए। ये तीनों रेशियो आपके बड़े काम के हैं। अब भी हम कुछ क्वांटिटी, मैंने बोला था कि हमको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट भी चाहिए, तो वो नहीं मिला है, उसको भी खोज लेते हैं, उसको भी पता कर लेते हैं। एक बार वो पता चल जाए तो फिर हम आगे का डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में आप देखना शुरू करें। डायग्राम में आपको अगर आई के डायरेक्शन को मैंने बोला था शुरू में ही कि अगर इस बेसिस डायरेक्शन को हमने ओमेगा टी पे माना है तो आई का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो ईएमएफ है उसकी बात कर लें इंस्टेंटेनियस वाले के, तो ये तो ई नॉट तो होगा ही, साइन ओमेगा टी इसके साथ लगेगा ही, लेकिन वहाँ से हमने कितना फाई एंगल नीचे की बात की है, तो यहाँ पर माइनस फाई कर लीजिए। ये आपका एक सेट ऑफ इक्वेशन हुआ करंट और ईएमएफ के लिए। अच्छा, अक्सर आपने बोला है कि हम तो जो सप्लाई कर रहे थे उसको ई नॉट साइन ओमेगा टी लेकर के चले थे। खैर, वो करना है तो एक काम कीजिए, यहाँ फाई हटाना चाहते हैं तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई में एक प्लस फाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, फाई कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो एक्सप्रेशन आप चाहते थे वो मिल गया। अब देखिए, जब यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं तो करंट वाले एक्सप्रेशन में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई यहाँ भी कर लेना होगा। ओके, तो अब जो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ,
ये ख़त्म कर दिए तो हमारे पास या तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और नहीं तो अगर आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। यही दो सेट ऑफ इक्वेशन आपको सीरीज LCR सर्किट में मिलेंगे। एवरेज पावर कैलकुलेशन भी कर लिया जाए तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा था कि इंस्टेंटेनियस EMF अगर हम E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लें तो वैसे केस में इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो कितना होगा, ये अभी एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखाया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, याद रखेंगे। ओके, तो इसी तरह से आप इंस्टेंटेनियस पावर भी निकाल लीजिए। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ पर E इंटू आई हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए E नॉट आई नॉट, ये तो होगा ही, यहाँ पर आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस फाई। थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, आप साइन A प्लस B वाले फॉर्मूला में रिजॉल्व करके उसको देखिए, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। वेल, अगर ये एक्सप्रेशन साइन A प्लस B वाला तोड़ करके देखेंगे तो आपको ऐसा होगा। यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको दो टर्म मिलेंगे, एक तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दूसरा आपके पास आ जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी ओके, अगले स्टेप में ई नॉट आई नॉट कॉस फाई एच इट इज रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन फाई, और जब ऊपर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम है 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी आपको बदल जाएगा किस में, तो साइन 2 ओमेगा टी में। इसके बाद से डायरेक्ट हम आ जाएंगे किस में, तो एवरेज पावर का जो डेफिनेशन है उसमें। तो एवरेज पावर हमारे पास P एवरेज का जो डेफिनेशन था 1/T, याद होगा पिछले बार जब सेपरेट कर रहे थे तो वहाँ भी कैलकुलेशन किए थे P dt। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, P एवरेज इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट हो जाएगा, एक आपके पास ये कॉमन आएगा पहला वाला पार्ट से, ई नॉट आई नॉट बाय 2t कॉस फाई कांस्टेंट है निकल जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में dt कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक, एंड साथ में प्लस एक दूसरा टर्म ई नॉट आई नॉट बाय 2t साइन फाई, ओके, एंड देन इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक कहाँ, तो साइन 2 ओमेगा टी dt। ये जो इंटीग्रेशंस आपको दिख रहे हैं ये इंटीग्रेशन आपको पहले से किया हुआ है, इसके वैल्यू आपको पहले से मालूम है। अगर आप देख लें वो जो चार्ट मैंने दिखाया था जिसमें मैंने बोला था कि ये सब इंटीग्रेशन पहले से करके मेंटली तैयार रहिए कि ये आपके पास आने वाले हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पुट करने की बात आएगी। तो यहाँ पर आपके पास देखिए P एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2t, और इसके साथ आपके पास कॉस फाई भी है, और इसका इंटीग्रेशन जो हुआ वो कितना हुआ, तो t/2 एंड प्लस अगला जो है ई नॉट आई नॉट बाय 2t साइन फाई, और यहाँ पर 0 से t साइन 2 ओमेगा टी dt ये 0 होता है, टेबल में एक बार फिर से रेफर कर लेंगे। तो P एवरेज का जो एक्सप्रेशन आपके पास आया, t और t को कैंसिल कर लीजिए, ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाई, ये एक्सप्रेशन आगे आपको काम आएगा। थोड़ा सा और बदलाव कर लें, चेंज कर लें अपने कन्वीनियंट फॉर्म में लाने के लिए। तो इस
ई नॉट बाय रूट 2 कर सकते हैं और आई नॉट बाय रूट 2, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं आप, और इंटू कॉस फाई लिख लीजिए। वेल, बहुत बढ़िया। अभी आपके पास जो रिजल्ट आया ये ई आर एम एस आ गया, ई नॉट बाय रूट 2 ई आर एम एस, आई नॉट बाय रूट 2 आई आर एम एस, और कॉस फाई तो कॉस फाई है, यानी पी एवरेज का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया आपके पास ये आया। अब वहाँ पर बात हो रही थी कि कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, क्यों? देखिए, क्योंकि एवरेज पावर के साथ साइन फाई नहीं आया, टेन फाई भी नहीं आया, कौन आया? कॉस फाई आया, इसी वजह से इसको पावर फैक्टर कहते हैं। अब आपने एवरेज पावर तीनों इंडिविजुअल सर्किट के लिए निकाला है ना? वो याद होगा आपके पास। एक तो था आर सर्किट, तो आर सर्किट के केस में क्या था? फाई इज इक्वल टू 0 था, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। अगर यहाँ पर फाई 0 पुट करें तो कॉस फाई, ध्यान दीजिएगा, कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और तब आपके पास पी एवरेज इज इक्वल टू आ गया कितना? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जो वहाँ रिजल्ट आया था यहाँ सेम रिजल्ट आ गया। अगर आप बात करते हैं किसकी, तो एल सर्किट की। एल सर्किट के केस में आप चेक करके देख लीजिए, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा, ओके। और अगर कॉस पाई बाई 2 की बात करें तो पी एवरेज इज इक्वल टू 0 आएगा, वहाँ भी बात ये हुई थी। और अल्टीमेटली आपने सी सर्किट की बात की थी जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ था, वहाँ पर फाई माइनस पाई बाई 2। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा माइनस प्लस में थोड़ा सा चेंज है, क्यों? क्योंकि ईएमएफ को मैंने ओमेगा टी पे माना है और करंट के केस में हम आई नोट साइन ओमेगा टी लेकर के चल रहे हैं, ओके। ऐसे यहाँ प्लस माइनस दोनों में इंटरचेंज भी कीजिएगा तो वही फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट के अनुसार यही अभी चलेगा। अब नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि वहाँ पर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हुआ था, और तब यहाँ पर प्लस लेके चलना पड़ेगा, जैसा कि बेसिक डिस्कशन में हम लोग चल रहे थे। हम वहाँ से डिफर नहीं करना चाहते, और इसीलिए यहाँ भी पी एवरेज इज इक्वल टू आपके पास 0 आएगा, ओके। तो रिजल्ट आपके डिस्कशन से डिफ़र नहीं करेगा, रिजल्ट वही मिलेगा जो शुरू से मिला है। बिकॉज यहाँ पर करंट भी जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, लेकिन पावर 0 है। पावर का यूनिट होता है वाट, पावर का यूनिट होता है वाट। तो वैसे केस में जो करंट इंडक्टर से या कैपेसिटर से पास हुआ उस करंट का नाम होगा वाटलेस करंट, उस करंट का नाम होगा वाटलेस करंट, ओके। तो होप आपको एवरेज पावर निकालना भी क्लियर हो गया होगा। आसानी से चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि शुरुआत थोड़ा सा कठिन होता है, उसके बाद से अगर आप एक बार शुरू कर लें तो कंटिन्यूटी में कंसेप्ट काफ़ी आसान हो जाता है। फिजिक्स ऐसे भी सिंपल, इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू।